जी हैं, एमबीबीएस हैं। जिस तरह से मरीजों का नब्ज़ जान करके इलाज करते हैं, उस तरह से जो है वर्तमान दौर की राजनीति का नब्ज़ जो है टटोलना जानते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए इनकी पकड़ भी अच्छी है। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि 5 साल बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे रहे, उन मुद्दों पर जो पेशा है किधर है और गाज़ीपुर की जनता है, गाज़ीपुर से ही हैं, तो गाज़ीपुर का मुद्दा क्या है? देखिए सर, गाज़ीपुर का मुद्दा जो है मेन तो विकास, जो आप बातें करते हैं, पहले एक विकास पुरुष के नाम से हमारे यहाँ एक वो दिखाया गया, एक बुलबुले टाइप का मनोज सिन्हा के नाम का। विकास तो अपनी चीज़ें हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं गाज़ीपुर के, और जो लोगों की आज के समय में दिक्कत परेशानियां और जो सब ये झेलना पड़ रहा है, वो मेन इस समय चल रहा है बेरोज़गारी और जो ये महंगाई बढ़ रही है। और आज के समय में कोई भी बिजनेस मैन है जो अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि सरकार से खुश है, तो ये समझिए कि मतलब ये नामुमकिन है। हर एक व्यक्ति जो है इस समय परेशान है, चाहे कोई छोटे धंधे में है चाहे बड़े धंधे में, सभी परेशान हैं। पर कुछ लोग की मानसिकता होती है कि भाई एक पार्टी के साथ बंधे होते हैं, तो वो चाहे लाख उनके साथ बुरा हो पर वो पार्टी की बातें करेंगे। तो बात तो इस समय जो चल रहा है, इस समय का चुनाव मेन तौर पे दो विचारधाराओं का चुनाव रह गया है। इस समय कोई मुद्दा और काम नहीं कर रहा है। सिर्फ इस समय है जो यहाँ पे गाज़ीपुर क्या पूरे पूर्वांचल में देखा जा रहा है, तो जो मेन दो मुद्दे हैं विचारधारा के, जो एक विचारधारा है जो संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है, और एक विचारधारा है जो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, और ये समाज टोटल जो है आज किसी पार्टी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये दो विचारधाराओं के लोगों की लड़ाई बन गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश पे। सामाजिक बौद्धिक सभा महासभा चलाते हैं और उसके जो है आप क्या हैं, मंडल प्रभाव? मैं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जो शोषित वंचित पीड़ित तबका है वो इस सरकार से कितना जुड़ पाया है या कितना दूर हो गया है? देखिए, एक समय था जो कि भाजपा के जो सामाजिक संगठन मान लिया जाए, आरएसएस ने जो अन्य पिछड़ी जातियों में एक जहर घोल रखा था यादवों का डर दिखा के, और उसी तरह दलित समाज में एक डर, दलित में जाटों और गैर जाटों में एक भेद पैदा कर दिया था कि अगर बहन जी का सरकार बनेगी तो चमारी लाभ लेंगे, और अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो यादव लाभ लेंगे। वो जो एक उन्होंने खाई पैदा की थी, वो खाई धीरे धीरे पट रही है, क्योंकि आज जो एक सामाजिक संगठन हमारे जो पिछड़ी जातियों के एक्टिव हुए हैं इन 3-4 सालों में, उन्होंने समाज में एक ऐसा संदेश पहुंचाया है कि अगर देखिए जो आरक्षण और जो संविधान ख़त्म हो रहा है, तो वो सिर्फ एक यादव का ही नहीं ख़त्म हो रहा है, पूरे पिछड़ी जातियों का। और ये धीरे धीरे अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को और अन्य जो दलित हैं जैसे धोबी पासी, उनको भी समझ में आने लगा है कि अगर आरक्षण जा रहा है तो टोटल पूरे पिछड़े SC ST सबका जा रहा है। अभी देखिए, आप जैसे हम लोग का सामाजिक संगठन है, हम लोग जाते हैं समाज में, तो हम ये दो चीज़ें जो है देखिए इन पे मेन फोकस किया जाता है, और संविधान और ये हमारा अशोक स्तंभ। अब ये भाजपा के कई लोगों से आप पूछिएगा तो वो कहते हैं कि अरे कहाँ संविधान खतरे में है या कहाँ लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग लोगों को समझाते हैं, लोगों को जवाब देते हैं कि भाई ये भाजपा वाले जो कहते हैं अब उसके विपरीत करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें इन्होंने भाजपा वालों ने क्या किया, अशोक स्तंभ और ये हमारा संविधान, ये दो चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी की पहचान रही हैं। उसमें से उन्होंने एक पहचान जो ये अशोक स्तंभ है, इसको हटा के उन्होंने सिंगोल ला दिया, तो ये तो पहचान हमारी डेमोक्रेसी की एक ख़त्म हो गई। दूसरा संविधान है, तो संविधान में भी किस प्रकार से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आज का पिछड़ा और दलित समाज भली भांति इस चीज़ को जानता है, क्योंकि वो संविधान पढ़ता है। आज का पिछड़ा और दलित समाज जो एक तरफ किसी पार्टी को न देख के एक विचारधारा पे वोट कर रहा है, तो कारण यही है कि वो संविधान पढ़ने लगा है और वो जान रहा है कि बाबा साहब ने
हमें इस संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया आरक्षण का, बीजेपी वाले कैसे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, निजीकरण के थ्रू वो अधिकार को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमें अधिकार क्या था? हमें अधिकार यही था ना कि सार्वजनिक क्षेत्रों में आपको इस संविधान के माध्यम से पिछड़े और SC ST समाज को आरक्षण का अधिकार दिया जाता है। जब हमारे सारे सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट कर दिए गए, जिसमें बैंकिंग है, रेलवे है, आर्मी को अग्निवीर बना दिया गया, आप बताइए गांव क्षेत्र के और इस शहरी क्षेत्र जो भी बच्चे थे इस पूर्वांचल में, मैक्सिमम गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है क्योंकि इसमें हर घर से एक बच्चा आर्मी में जाता था। हमारे इस सड़क पे आप हाईवे है, नेशनल हाईवे, हमारे हॉस्पिटल बाहर निकलिए नेशनल हाईवे है, इस पे रोज़ सुबह करीब 150-200 बच्चे दौड़ते थे। आज वो बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। क्यों? कि जो ये अग्निवीर योजना इस सरकार ने ला दिया, आप बताइए कि 4 साल की नौकरी, उसमें भी उसको अगर वो शहीद हो जाता है या मर जाता है तो उसका शहीद का दर्जा नहीं मिलना, फिर 4 साल बाद उसको 12-13 लाख रुपए का दे देंगे, तो उसमें वो क्या करेगा? पहले लड़का जाता था आर्मी में नौकरी करता था तो 15 साल की नौकरी करने के बाद आता था तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेता था, गांव में खेत ले लेता था, आर्थिक तौर पे मजबूत होता था। डॉक्टर साहब, अगर गाजीपुर के मुद्दों की बात करें, चुनावी ज़्यादा समय लंबा हो जाएगा, जो 1 तारीख को मतदान होने जा रहा है। अफजाल अंसारी से पहले मुख्तार अंसारी रहे। मुख्तार अंसारी को जो है बीजेपी कहती रही कि माफिया हैं, ये हैं, वो हैं, तो उनके ख़त्म होने के बाद ये जो माफिया का किरदार था, ये जो है वास्तव में माफिया थे कि जो है क्या था? देखिए, माफिया कहना ये सिर्फ बीजेपी वालों के मुंह से ही आप सुनेंगे। माफिया अब मुख्तार अंसारी कभी कोई माफिया नहीं थे। वो एक गरीबों और जो मजलूमों के मसीहा थे। वो कभी किसी गरीब को सताए नहीं। उन्होंने गरीबों की लड़ाई सामंतवादियों से लड़ी, और वही सामंतवादी जो लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, वही उनको माफिया कहते हैं। गरीबों के लिए वो एक मसीहा थे और हैं भी, और आज भले इस धरती पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी, देखिए, व्यक्ति मरता है, व्यक्ति की विचारधारा नहीं मरती। और उनकी विचारधारा जो थी कि गरीबों का रक्षण करना, गरीबों की सेवा करना, तो वो विचारधारा हमेशा जीवित रहेगी। हमेशा ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। एक मुख्तार गए हैं, लाखों मुख्तार इस धरती पे पैदा होंगे जो उनको मानने और चाहने वाले हैं। आपके हॉस्पिटल पे तमाम मरीज भी आते होंगे, समाजसेवी भी हैं आप, तो मरीजों का जो है नज़्म तो टटोल लिए होंगे कि जनता किधर जा रही है। 1 तारीख को किन मुद्दों पे मतदान पड़ने जा रहा है और गाजीपुर में गठबंधन की क्या स्थिति है, पहले स्थिति बताएंगे। देखिए, गठबंधन की स्थिति, यहाँ का चुनाव एक तरफा है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो सपा का वोट बैंक है, सपा का वोटर लगभग जो वोट पोल होगा, वैसे तो हम अगर मोटा मोटा आंकड़ा बताएं तो लगभग यादव, मुस्लिम और जो और सपा को वोट करने वाले लोग हैं, लगभग उनकी संख्या 8.5-9 लाख के आसपास है। पर वोट जो पोल होगा तो मान के चलें तो 4 लाख सपा का वोट पोल होगा। प्लस ये अब अंसारी परिवार का इतना लोगों से लगाव रहा है, समाज में उन्होंने सामाजिक जो कार्य किए, लोगों की मदद की है, उसमें इतना लगाव रहा है कि हर बिरादरी में उनका अपना कुछ वोट है, जो कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख वोट है। तो 4 लाख और पर्सनल उनका, अफजाल अंसारी जी का अपना अगर 1 लाख 1.5 लाख वोट, 1 लाख भी हम मानते हैं तो 5 लाख प्लस में है अफजाल अंसारी। और जो भाजपा का वोट है, भाजपा का 3.5 से 4 लाख के बीच में वोट है। अगर उमेश सिंह जो बसपा से लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर क्षत्रिय समाज का कुछ वोट काटा तो भाजपा 3.5 लाख से नीचे रहेगी और लगभग 3 लाख के आसपास बसपा रहेगी। आज भी अफजाल अंसारी 1 से 1.25 लाख की लीड लेके बैठे हैं। ये लीड बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, इतनी लीड उनकी बनी रहेगी। तो ये थे, तो ये तीनों प्रत्याशी आपस में समझिए कि नेट टू नेट फाइट कर रहे हैं। नेट टू नेट फाइट नहीं कह सकते, नेट टू, क्योंकि 1-1.5 लाख की लीड छोटी नहीं होती है। एक तरह से लीड बना के बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसी अनहोनी नहीं होती है तो ये एक तरफा चुनाव है, इसमें अफजाल अंसारी आराम से जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय यादव जी, जो लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। तो गाजीपुर में हम मौजूद थे, गाजीपुर के ही लोग हैं, इनकी अपनी वाक़ियों में व्यक्ति है। तमाम मुद्दे थे जिस पे हमने चर्चा की। 1 तारीख को मतदान पड़ने जा रहा है और जनता मुद्दा तय करती है, जनता ही नेता बनाती है। देखते रहें
फिर मिलते हैं।